अगेन वेलकम है आपका अपने खुद के यूट्यूब चैनल में फ्यूचर शेपर्स में। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक एक नए वीडियो के साथ लेकर आई हूँ, जिसके बारे में हम आज गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं, जिसके बारे में हम गहराई से एकदम डीप इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो आपका टॉपिक है वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा आप देख ही सकते हैं कि मेरे चैनल पर आपको डिफरेंट टाइप के क्या है कंटेंट मिलते रहते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए आज अपना जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को गंवाए हुए। तो आपको पता होगा कि जो हम जब भी भारत में देखते हैं कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, तो उसमें मतलब हर एग्ज़ाम का अपना अपना सिलेबस होता है, जिसमें आपका जीएस पोर्शन होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, इंग्लिश होती है, रीजनिंग होती है। तो आपका जनरल साइंस में जो आपका ये वाला टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से 2-3 नंबर के क्वेश्चन तो आपके बनते ही बनते हैं। ये एक इतना विशाल टॉपिक है अपने आप में। अगर मैं इस पर 3 घंटे का वीडियो भी बनाऊँ ना, तो वो भी छोटा पड़ जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में पढ़ना है, ताकि हमें उतनी ही नॉलेज गेन करने के लिए मिले जितनी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। बेफालतू की नॉलेज का हम क्या ही करेंगे ना, क्योंकि वो हमारे लिए एक तरह से टाइम वेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर हमें इस टॉपिक के बारे में जानना है, यानी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानना है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअल में कैसे दिखती थी। तो ये पुरातत्वविदों के द्वारा ही एक्सकवेशन किया गया था, इसकी खुदाई की गई थी। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो दीवारें बना रखी हैं वो ईंटों की बना रखी हैं। मतलब उस समय के लोग भी पक्की ईंटों के घरों में रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था ना, वो आज के समय से भी कई ज़्यादा बेहतर है। मतलब वो लोग गलियों के नीचे गटर वाला सिस्टम होता है ना, उसके थ्रू पानी का निकास करते थे। तो बहुत ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं विकसित व्यवस्था थी। लेकिन इतना ज़्यादा इन लोगों ने अपने आप को डेवलप कर रखा था, बावजूद इसके कि इनका विघटन कैसे हो गया, लोग समाप्त कैसे हो गए, तो उसी चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धतियों के द्वारा क्या है, जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको खोदा गया था, निकाला गया था, इसका एक्सकवेशन किया गया था। तो जो इसकी तिथि माना जाता है, मतलब ये कितना पुराना है, तो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक क्या है, इसकी अवधि मानी गई है। मतलब कि ये इतने टाइम तक जीवंत था। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे मतलब हमें रीज़न नहीं पता है कि किस वजह से ये सभ्यता ख़त्म हुई, जिसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। अब एक चीज़ आती है कि जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसकी जो खोज थी, मतलब इनको निकाला किसने था, तो आपका जो लाल बहादुर साहनी जी हैं, इन्होंने इसका एक्सकवेशन किया था। इसके बारे में सबसे पहले दुनिया को बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता को आपका प्रागैतिहासिक कांस्य युग में रखा जाता है। आप जैसे जानते हैं हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे युग रहे हैं, कोई प्रागैतिहासिक है, कोई अर्ध ऐतिहासिक है, जो आपका इंडियन हिस्ट्री है। तो बहुत सारे हमारी हिस्ट्री के पार्ट्स हैं, जिसमें से एक पार्ट है आपका प्रागैतिहासिक, जिसके ना साक्ष्य नहीं मिले हैं, उतने ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो हमें इसके बारे में पढ़ना भी है। मैं आपको इसके बारे में आगे पढ़ाऊँगी, लेकिन अभी इसमें देखते हैं। तो इसको हमने कांस्य युग में रखा है। अब इसको कांस्य युग में क्यों रखा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा तांबे का उपयोग करते थे। आपको पता है कांस्य को हम तांबा ही बोलते हैं, तो इसलिए हमने किसको कांस्य युग में रखा। जो इस सभ्यता के निवासी थे मुख्य तौर से द्रविड़ ही थे या फिर भूमध्य सागरीय थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो सर्वाधिक स्टेट मिले हैं, मतलब स्टेट से मेरा मतलब है साइट्स मिली हैं, वो पश्चिम पुरास्थल नदी दशक के किनारे मिली हैं। जैसे आपका आलमगीरपुर हो गया। उत्तरी पुरास्थल जो साइट्स मिली हैं, मतलब उत्तर के साइड में, वो चेनाब नदी के तट पर स्थित है। जैसे आपका अखनूर के निकट मांदा तथा दक्षिण पुरास्थल जो है वो गोदावरी नदी के तट पर मिला है, जैसे कि आपका दामियाबाद। अब हमारे जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स के बारे में अगर बात की जाए, तो ये साइट्स तो हमें अब मिलती ही रहती हैं। हमने 150 से भी ऊपर इन साइट्स के बारे में जान लिया है, इनको खोदकर धरती से बाहर निकाल लिया है। लेकिन इसमें से सिर्फ 6 ही नगर ऐसे हैं जिसको महानगर की उपाधि मिली है, क्योंकि ये सारे नगर जो हैं 6 के 6 नगर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे और साइट्स के मुकाबले। तो जिसमें आपका पहला मोहनजोदड़ो आता है, देन हड़प्पा, गवारीवाला, धोलावीरा,
राखी गढ़ी और कालीबंगन। तो इन सब के बारे में आपको मैं और भी चीज़ें बताऊंगी। तो अब एक चीज़ देख लेते हैं कि हर साइड का जो एक्सक्रीवेशन किया है वो किस इंसान ने किया है। अब क्या हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल हैं वो गुजरात में खोजे गए। जैसे आपका लोथल हो गया, सुतकोददा हो गया। ऐसा माना जाता है कि जो आपका लोथल और सुतकोददा जो कि आपका गुजरात में पड़ता है, ये सिंध सभ्यता का एक बंदरगाह था, मतलब पोर्ट था। यहाँ से क्या होता था, व्यापार होता था। आपको ये भी पता होगा कि उस टाइम पे बहुत सारी और भी सभ्यता थी, जैसे आपका मेसोपोटामिया सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई, चीन की सभ्यता हो गई। तो इन सभी व्यवस्थाओं के बीच में ट्रेड तो चलता ही होगा, व्यापार तो चलता ही होगा। तो इसी को हमने क्या माना, बंदरगाह माना कि इसी के थ्रू क्या है, इस सभ्यता के लोग ट्रेड करा करते थे। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मतलब कि जो खेत थे, आपको पता होगा जब हम कोई भी फसल उगाते हैं तो उससे पहले हम मिट्टी को जोतते हैं। तो हमें क्या मिला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड्स पे ही हमें जुते हुए खेत मिले हैं, उसमें नक्काशीदार मतलब उसमें डिज़ाइन बना रखे हैं ईंटों में। तो ये सब चीज़ें हमें कालीबंगन से मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागृह संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। आपका जो स्नानागार होता है, मतलब जहाँ पे लोग नहाते वगैरह हैं, तो इस चीज़ को सबसे बड़ी इमारत का नाम दिया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है वो कौन कौन से हैं। तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि जो आपका हड़प्पा है, इसकी खोज किसने की थी। तो इनकी जो खोज की थी वो आपका दयाराम साहनी जी ने की थी 1921 में। और ये जो आपका पड़ता है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंट गोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है। ओके, और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो इसमें आपको मिला है मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ। देन नेक्स्ट है आपका जो आपका मोहनजोदड़ो है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। मतलब कि जो आपका मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना मतलब लाशें वगैरह मिली हैं, गड़ी हुई स्केलेटन वगैरह मिले हैं। तो इसी के लिए हमने इसको मोहनजोदड़ो का नाम दिया, क्योंकि मोहनजोदड़ो का नाम ही होता है मृतकों का टीला। तो इनका जो एक्सकवेशन किया गया था वो राखल दास बनर्जी ने किया था 1922 में। तो ये जो बढ़ता जो है आपका, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या मिला, आपका विशाल स्नानागृह मिला, अनाज गृह मिले। मतलब कि ये लोग क्या करते थे, फसलें उगाते थे, उसकी कटाई करते थे। तो जो फूड होता है ना, मतलब जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं, उसको स्टोर करके रख लेते, तो इसको अनाज गृह बोलते हैं। कांसे की डांसिंग गर्ल मिली है, पशुपति महादेव की मुहर मिली है, दाढ़ी वाले मनुष्य की क्या है एक मूर्ति मिली है, और बुने हुए कपड़े मिले हैं। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं, हमें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। फिर आपका चान्हू दारो है, जो कि NG मजूमदार 1931 में इसको ढूंढा था। इसकी लोकेशन थी सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में। यहाँ पे हमें क्या क्या मिला है, मनके बनाने की दुकानें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मतलब पैरों के निशान मिले हैं। उसके बाद आमरी है, जिसका जो एक्सकवेशन किया है वो NG मजूमदार यानी 1935 में किया है, और इसकी जो लोकेशन है वो सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ पे हमें क्या मिला है, हिरन के साक्ष्य मिले हैं, मतलब यहाँ पे हड्डी वगैरह मिली है हमें इसकी। उसके बाद आपका कालीबंगन आता है, जिसकी जो खोज है वो घोष ने की थी 1953 में। और ये जो आपका लोकेटेड है, सिचुएटेड है, वो राजस्थान के घन्नर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे हमें अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं, ऊँट की हड्डियाँ मिली है, लकड़ी का हल मिला है। देन आपका आता है लोथल, जो कि R राव ने की है 1953 में। गुजरात के कैम्बे की कड़ी में नज़दीक भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है ये। यहाँ पे हमें क्या क्या मिला है, मानव निर्मित बंदरगाह। ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लोथल और आपको सुतकोददा वाला जो इलाका है वो मानव निर्मित बंदरगाह है, मतलब जहाँ जिसके थ्रू व्यापार होता था। गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्निवेदिका, शतरंज का खेल, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिली है, लोथल में। उसके बाद हमें सुरकोतदा देखना है, जो कि JP जोशी ने इनका 1964 में एक्सकवेशन किया है, और ये जो आपका गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे घोड़े की हड्डियाँ और मनके मिले हैं। उसके बाद बनावली RS बिष्ट ने किया है 1974 में। हरियाणा के हिसार ज़िले में ये पड़ता है। यहाँ पे हमें मन के जो हड़प्पा पूर्व हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं हमें यहाँ पे। बाद जो आपका लास्ट बचता है वो आपका धोलावीरा है, जिसका जो खोज की है वो RS बिष्ट ने की है 1985 में। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ पे हमें जल निकासी प्रबंधन, जल कुंड वगैरह मिले हैं।
तो ये चीज़ें थीं जो मेन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो मैंने आपको बताई। मतलब यहाँ पे हमें बहुत सारी साइट्स मिली हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा कि हमने इस जो सभ्यता को सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला, क्योंकि इस सभ्यता के ज़्यादातर नगर जो थे वो आपका जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, इसके किनारे स्थित थे, जिसकी वजह से हमने इसको नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। आगे देखते हैं। अब क्या है जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मतलब 3 तरह से ये चली है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो पहले 3 चरण थे वो क्या थे? पहला क्या था? प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, यानी कि 3300 से लेकर के आपका 2600 तक चला। उसके बाद परिपक्व, मतलब जब लोग बहुत ज़्यादा डेवलप वगैरह हो चुके थे, मतलब उनका बहुत एक तरह से कह सकते हैं गोल्डन एरा चल रहा था। वो कब तक चला? आपका 2600 से लेकर 1900 तक। और उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, मतलब कि अब क्या हुआ था कि आपकी जो सभ्यता थी वो ख़त्म हो गई थी, जिसको हमने क्या उत्तर हड़प्पाई सभ्यता का नाम दिया। वो आपका 1900 से लेकर 1300 तक चली। प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित है, जिसे घग्गर हाकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया है। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व समय के बाद मिला, जिसको हमने रीड किया है। इस चरण की विशेषताएं एक केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे। मतलब यहाँ के लोग जो थे वो अपने आप को डेवलप कर रहे थे, वो अपने नगरों को डेवलप कर रहे थे। वो इतने ज़्यादा बुद्धिमान थे कि बनी हुई मतलब पक्की ईंटों के घरों में रहते थे। अपने लिए जो ग्रेन स्टोरेज है वो उसके लिए अलग उन्होंने कमरा बना रखा था। और जो यहाँ के लोग रहा करते थे वो एक चकोर घर में रहा करते थे, जिसमें 4 कमरे हुआ करते थे। एक में वो अपना खाना स्टोर करते थे, एक में वो मवेशी वगैरह रखते थे, और 2 कमरे ऐसे थे जिनमें वो खुद रहते थे। ठीक है। इस चरण की विशेषताएं केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। अब उस टाइम के जो हमें साक्ष्य मिले हैं, जैसा मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में, कि यहाँ पे हमें जुते हुए खेत भी मिले हैं। मतलब यहाँ के लोग इतने ज़्यादा डेवलप थे कि वो अपने खाने के लिए खुद अनाज उगाते थे। यहाँ पे आपको तिल, खजूर, रुई आदि की खेती देखने के लिए मिल जाएगी। हमें जुते हुए खेत मिले हैं। व्यापार चलता था उन लोगों का जो है व्यापार चलता था अदर सभ्यताओं के साथ। उसके बाद जो आपका कोट दीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। फिर 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व, मतलब एकदम गोल्डन एरा में थी। अपनी परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी। मतलब जो लोग छोटे छोटे गांव वगैरह में रहते थे, वो अब इतने ज़्यादा अपने आप को विकसित कर चुके थे कि वो लोग शहर का रूप ले चुके थे। अब जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान तथा लोथल जो कि वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इन 2 जगहों को सबसे ज़्यादा हमने किस रूप में देखा है कि इन्हीं 2 जगहों पर बहुत ज़्यादा क्या होता था, ट्रेड होता था। ये और विश्व की और सभ्यताओं के साथ भी क्या करते थे, ट्रेड करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईस्वी पूर्व से माना जाता है तथा ये 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर क्या है समाप्त कर चुका था। अब क्या ऐसा रीज़न हो सकता है कि इतनी ज़्यादा अच्छी सभ्यता होने के बावजूद इनका जो नगर है समाप्त होने की कगार पे आ गया था? तो आपको पता ही होगा, जब कोई देश ही मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा गरीब है, फिर वो कुछ टाइम के बाद अपने आप को क्या करता है, विकसित कर लेता है। लेकिन जब वो पूरी तरह से अपने गोल्डन एरा में आ जाता है, वो सब कुछ अचीव कर चुका होता है जो उसे करना है, तो उस देश के लोगों में ना एक तरह से आलस आ जाता है कि हाँ, अब तो हम अपने गोल्डन एरा में हैं, हमारा सबसे अच्छा समय चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं, जिससे उनकी जीडीपी गिरती बहुत नीचे आ जाती है और वो लोग फिर से अपनी उसी अवस्था में चले जाते हैं जिससे उठकर वो गोल्डन एरा में आए थे। तो ऐसा ही कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ भी हुआ। परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृति में भी इसके तत्व देखे जा सकते हैं।
कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 से लेके 900 ईसा पूर्व तक बताया गया है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ की जो नगर योजना और विन्यास, मतलब यहाँ की जो टाउन प्लानिंग थी और लोग जो रहते थे वो कैसे रहते थे। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। यहाँ के जो नगर थे वो इतने ज़्यादा डेवलप थे, मतलब आज की जनरेशन भी इतने अच्छे घर नहीं बना सकती जितने इन लोगों ने उस टाइम पे ही बना लिए थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, ठीक है। नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे जिसमें अनुमानित उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। तो इन लोगों ने अपने घर को भी इतना अच्छा टाउन प्लानिंग का रूप दिया हुआ था। पक्की ईंटों के घरों में रहा करते थे। दुर्ग के नीचे समानत ईंट से निर्मित नगर होते थे जिसमें सामान्य लोग रहा करते थे। मतलब यहाँ के जो थोड़े स्पेशल लोग हुआ करते थे उनके लिए ऊंचे घर हुआ करते थे, और जो आम जनता होती है वो थोड़ी दुर्ग मतलब थोड़ा बेसमेंट में रहा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो आपकी ग्रिड प्रणाली होती है ना, इसकी जो सड़कें थी वो बहुत ज़्यादा वेल प्लान्ड बनी हुई थी। मतलब वो एक दूसरे को ऐसे काटती थी, मतलब कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। ये लोग अपने लिए खाना खुद उगाते थे, उसके बाद इसको स्टोर करते थे, जिसको अन्न भंडार का नाम दिया गया। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, जिसके समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और देखने के लिए मिल रही है कि ये लोग क्या करते थे, सामान वगैरह बेचने के लिए अपने खुद ही वो चीज़ें बनाया करते थे, बाद में इसका क्या करते थे, व्यापार करते थे दूसरी सभ्यताओं के साथ में। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत ज़्यादा प्रभावी थी। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम था वो आज के सिस्टम से भी कई ज़्यादा बेहतर माना जाता है। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानागृह और आंगन होता था, मतलब सबके पास अपने खुद के स्विमिंग पूल होते थे और आंगन होता था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे, शायद वो लोग इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे। कुछ स्थान जैसे लोथल और धोलावीरा में पूरे विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित होते थे। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, मतलब जो साइट हैं, कुछ तो बहुत ज़्यादा डेवलप थी, कुछ उतनी नहीं थी, कुछ मतलब मध्यम आप मान सकते हैं उन्हें। अब हम यहाँ की कृषि के बारे में देखते हैं कि यहाँ की जो कृषि प्रणाली थी वो किस तरह की थी। हड़प्पा एक गांव मुख्य पलावन मैदानों के पास स्थित थे जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। जैसे आपका गेहूं हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों में बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। आप ये चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें बहुत सारी फसलों के बारे में पता चला कि हाँ ये लोग ये फसलें उगाते थे। जैसे आपका गेहूं हो गया, सरसों, तिल, मसूर आदि ये सब हो गया। सिंधु सभ्यता के मनुष्य में सर्वप्रथम कपास की खेती की क्या है, स्टार्टिंग की थी। मतलब सबसे पहले जो इन्होंने उगाया था वो कपास उगाया था। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि कपास की खेती के लिए आपको काली मिट्टी का बहुत नीडेड होता है। कपास की जो खेती होती है वो काली मिट्टी में ही की जाती है। तो आप एक चीज़ सोच सकते हैं कि ये लोग उस टाइम पे इतने ज़्यादा डेवलप थे। अगर ये लोग आज की पीढ़ी में होते तो ये कितने और ज़्यादा डेवलप होते। मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले हैं जहाँ खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। नहरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल जैसे आपका शोतुगई अफगानिस्तान में पाया जाता है, यहाँ पर मिला है, लेकिन पंजाब में और सिंध में नहीं मिला ये अवशेष जो आपका नहर के अवशेष हैं। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। जैसे आप जानते हैं कि ये लोग मवेशी वगैरह पालते थे। ठीक है। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संशय युक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। ठीक है। हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं थी। मतलब यहाँ पे ज़्यादा घोड़ों का यूज़ नहीं होता था। ये लोग पालते ज़रूर थे लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं पालते थे। अब यहाँ की हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। अनगिनत संख्या में मिली मोहरें, एक समान लिपि,
वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चला कि ये लोग अपने लिए खाना उगाते थे, उसका व्यापार करते थे, उसको अपने नगरों में भी बेचते थे, तो बहुत ज़्यादा एक तरह से विकसित थे। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातु, सीप या शंख का व्यापार करते थे। अरब सागर के तट पर पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। मतलब ये लोग पानी के रास्ते से भी ट्रेड करते थे, इतना इनके अंदर दिमाग था उस टाइम पे। और जो मेनली इनकी ट्रेड की जाती थी चीज़ें, वो आपका पत्थर हो गया, धातु हो गई, सीप हो गई, शंख हो गए। उसके बाद है, इन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहाँ से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग यहाँ के जो निवासी थे वो द्रविड़ भी थे और भूमध्य सागर, मतलब जो भूमध्य सागर की तरफ से यहाँ पर निवास करने के लिए आए थे। दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे। हड़प्पाई प्राचीन लेपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे और संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। तो ये सब हमने क्या देखा, इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में देखा। अब यहाँ पे हम शिल्प कला के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारी मोहरें वगैरह मिली हैं, तो इन सब के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हड़प्पाई कांसे की वस्तुएं निर्मित करते थे, इसीलिए हम इसको कांस्य युग भी कहते हैं। उसके उपयोग से भली भांति परिचित थे, क्योंकि ये तांबे को पहचान गए थे, उसका यूज़ करना जान गए थे अच्छे से। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था और टीन अनुमानित जो आपका अफगानिस्तान है वहाँ से ट्रेड के जरिए लेकर आया जाता था। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए हैं। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं में राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का भी पता चला है। मतलब यहाँ के जो लोग थे, कुछ का तो ये पैशन था, मतलब वो लोग इसी के बारे में काम करते थे, शिल्पकला के बारे में। जैसे आपके मन के बनाना हो गया, नक्काशीदार तस्वीरें वगैरह बनाना हो गया। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मन का बनाने की विधि, मुहारे बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। ठीक है, टेराकोटा की मूर्तियों का जो निर्माण है वो हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता के रूप में देखी जाती है, क्योंकि इसकी बहुत सारी साइट्स पे से हमें मुहारे मिले हैं। मन के जो आपके मार्बल्स वगैरह होते हैं ये मिले हैं। जौहरी वर्ग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषण का निर्माण करते थे। मतलब यहाँ पे भी जो आपका वैदिक काल में वर्ग चलते थे, सबसे ऊंचा, फिर मध्य, फिर सबसे शूद्र, सबसे नीचे वाला वर्ग। तो जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे उस नगर में, मतलब उस टाइम उस नगर में, तो वो लोग क्या करते थे, जौहरी वर्ग जो होते थे वो सोने, चांदी और कीमती पत्थरों का आभूषण बनाने का काम करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की जो विधि है वो पूरी तरह से प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियाँ थी। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। तो ये यहाँ के आम जनता द्वारा किए जाने वाले काम थे। अब यहाँ की संस्थाएँ क्या हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों तथा शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे मैंने आपको बताया, जो आपका प्रागैतिहासिक काल होता है उसके हमें साक्ष्य मिल गए हैं, लेकिन हमने उसे अभी तक पढ़ा नहीं है, डिकोड नहीं कर पाए हैं वहाँ की लैंग्वेज। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफ़ी कठिन कार्य है, क्योंकि हमने इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि वो लिपि हमें अभी तक समझ ही नहीं आई है। जो हमारे विद्वान हैं वो भी उसे डिकोड नहीं कर पाए हैं। हड़प्पा स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व या विद्यमानता को नकारा जा सकता है। मतलब यहाँ पे कोई मंदिर नहीं मिला है, यहाँ आपको भगवान से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं मिली हैं यहाँ पे हमें। हड़प्पा सभ्यता अनुमानित व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी। मतलब यहाँ के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो व्यापार करते थे, अपना रोजगार चलाते थे। अगर हम हड़प्पा सभ्यता में शक्तियों के केंद्रण की बात करें तो पुरातत्वीय अभिलेखों द्वारा कई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था। मतलब जो आपका सबसे ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं, फिर नीचे वर्ग के लोग होते हैं, फिर जो सबसे एकदम निचले पायदान पे आते हैं जो शूद्र माने जाते हैं, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे। तथा समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। मतलब कोई भी इंसान किसी भी चीज़ का उसे अगर शौक है, पैशन है, तो वो काम कर सकता है। जैसे कोई आम जनता है, वो सोना चांदी का क्या है, गहने वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, आभूषण बनाना चाहती है तो बना सकती थी, उसे कोई मनाही वगैरह नहीं थी। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों से शासन करते थे।
तो यहाँ पे बहुत सारी मान्यता दी गई हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। कुछ बोलते थे कि यहाँ पे भेदभाव नहीं होता था, वर्ग प्रणाली नहीं थी, तो कुछ बोलते हैं यहाँ पे राजा वगैरह क्या है शासन करते थे, मतलब कुछ बड़े लोग थे जो अन्य लोगों पे क्या करते थे, दबदबा दिखाते थे, शासन वगैरह करते थे। अब यहाँ पे हम धर्म की बात करें तो टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इनमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ में उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इस व्यवस्था इस सिविलाइजेशन में पौधों को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती थी। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गौंडा और उनके सिंहासन के पीछे भैंसे का चित्र बनाया गया है, जो कि ये चीज़ है हमें मिली है इसी साइड से। उनके पैरों के पास 2 हिरण के चित्र हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ यानी कि महादेव की संज्ञा दी गई है। आपको पता है कि इनमें से किसी साइड में आपको पशुपतिनाथ की क्या है मूर्ति मिली है, जिसको हमने भगवान शिव से जोड़कर देखा है। अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के चित्र पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सिंग वाला गौंडा था, ठीक है, तथा दूसरा महत्वपूर्ण जो पशु माना गया है वो कुबड़ वाला सांड माना गया है। अत्याधिक जो आपका मात्रा में तावीज़ प्राप्त किए गए हैं, मतलब यहाँ पे ऐसी मान्यता थी कि लोग अंधविश्वास में क्या बिलीव वगैरह करते थे। अब देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का है इसका खात्मा कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, लेकिन उसके पतन के कारण अभी तक विवादित है क्योंकि कोई जान ही नहीं पाया है कि वो ख़त्म कैसे हो गई। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियां जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया तथा उन्हें हरा दिया और उनकी जो व्यवस्था थी या फिर उनका जो नगर वगैरह था वो एक तरह से बिखर गया, ख़त्म हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व पाए गए हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त हो गई थी। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातत्वविद ऐसे हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बहुत कोई डिज़ास्टर बताता है कि यहाँ पे नदी बाढ़ आई होगी या भूकंप आया गया होगा जिसकी वजह से इसका पतन हो गया। प्राकृतिक कारण जैसे भूगर्भीय और जलवायु संबंधी हो सकते हैं। तो इस बारे में हर इंसान के अपने अपने अलग अलग विचार हैं। यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनिकी विक्षोभों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंपों की क्या है उत्पत्ति हुई। मतलब कि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा डेवलप्ड थे कि अगर उन्हें कोई, जैसे हमें आज के टाइम में कोई मिनरल कोई निकालना होता है तो हम गुफाओं में जाते हैं क्योंकि ये सब चट्टानों में मिलता है। तो वो लोग भी कुछ ऐसा ही करते होंगे। अगर उन्हें कोई, जैसे किसी को सोना चाहिए, चांदी वगैरह चाहिए, तो वो पत्थरों पे ही जाते होंगे। तो इसके लिए वो शायद हो सकता है बड़े बड़े विस्फोट करते हों जिससे भूकंप आ जाता हो, ऐसा भी माना जाता है। एक प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान का बदलाव भी हो सकता है। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई हो। इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंद गति से पतन हुआ, लेकिन निश्चित कारण अभी तक हमें नहीं पता चला है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे सूखा पड़ गया हो जिसकी वजह से जो नगरों की जनसंख्या थी वो वहाँ से निकल के कहीं और शिफ्ट हो गई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में हमने पढ़ा हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो आने वाले समय में मैं आपको और भी ज़्यादा टॉपिक्स दूंगी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे अहेड।